क्लास। आप चैप्टर रीड कर रहे थे, ठीक है, संरचना और भू आकृति विज्ञान। ये आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और जो ये आप चैप्टर रीड कर रहे थे, देखिए इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। कुछ चीज़ें मैंने आपको क्या एक्सप्लेन की थी, यहाँ पर हम हिमालय से संबंधित पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हिमालय से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पर जो हिमालय था उसको 6 उपखंडों में विभाजित किया था। कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल, दार्जिलिंग और सिक्किम, और अरुणाचल, पूर्व पहाड़ियाँ और पर्वत। आज जो हमारे टॉपिक हैं वो हमारे 4 टॉपिक हैं, ठीक है। एक टॉपिक आपका ये इसमें से क्लियर हो चुका है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था। अब जो फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ हमारे कौन कौन से हैं, हिमाचल, उत्तरांचल वाला, ठीक है। सबसे पहले हम हिमाचल और उत्तरांचल की बात करेंगे। तो हिमाचल और उत्तरांचल स्टार्टिंग करते हैं। हिमाचल का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी, ठीक है। उस दिन मैंने आपको रिवर्स की सभी की लोकेशंस दिखा दी थी, ठीक है। रावी जो नदी है वो क्या है, ट्राइब्यूटरी है। ट्राइब्यूटरी किसकी है, सिंधु नदी की है, इंडस रिवर की है। ट्राइब्यूटरी होती है सहायक नदी। और पूर्व में काली नदी की बात करें, जो घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो इसका जो क्षेत्र वो कहाँ कहाँ तक है, रावी नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। यह भारत की 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। यह कौन से तंत्रों द्वारा अपवाहित है, सिंधु, ऊपर जो हमारी रिवर है इंडस, और फिर जब उत्तराखंड में गंगा, इनके बीच में अपवाहित है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। ये रावी, ब्यास, सतलज तीनों की तीनों नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और 2 नदियाँ यमुना और घाघरा, ठीक है। यमुना और घाघरा दोनों की दोनों ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं गंगा रिवर की। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। ये कहता है जो हिमाचल हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका जो विस्तार है वह लद्दाख का जो ठंडा मरुस्थल है वहाँ तक है। और लाहौल व स्पीति, लाहौल और व स्पीति हिमाचल प्रदेश जो आपका स्टेट है वहाँ पर है, वहाँ तक ये स्थित है। हिमाचल की तीनों पर मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। हिमाचल जो हिमालय है उसकी जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य हैं, कौन कौन सी हैं, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में नागतीबा कहा जाता है। लघु हिमालय को हिमाचल में क्या कहा जाता है, धौलाधार कहा जाता है, और उत्तराखंड में नागतीबा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली चीज जो हिमालय के 3 मुख्य श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में बताइए। तो 3 मुख्य श्रृंखलाएं बेटा कौन सी हैं, पहले वाली वृद्ध हिमालय, दूसरे वाली लघु हिमालय, और तीसरे वाली शिवालिक श्रेणीज हैं, ठीक है। 3 श्रेणीज के बाद हम बात करते हैं कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट है वहाँ पर धौलाधार और उत्तराखंड में नागतीबा कहा जाता है। उत्तर दक्षिणी दिशा में फैली शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित है। उत्तर दक्षिण में जो शिवालिक रेंजेज हैं वो भी इसी का पार्ट है। हिमालय जो लघु हिमालय की बात करूँ तो वहाँ की जो हाइट है 1000 से 2000 मीटर की है, जो ब्रिटिश शासन के समय मुख्य आकर्षण का केंद्र थी। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत नगर भी यहाँ पर हैं, जैसे धर्मशाला, ठीक है, मसूरी है, कसोली है, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित है। आपने काफ़ी बार इनके बारे में सुना होगा, तो वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी, एक शिवालिक और एक दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून हैं, जैसे कि चंडीगढ़ कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून व कोटा दून। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण दून है वो कौन सा है, देहरादून है। यू नो वेरी वेल, देहरादून इज द ऑल्सो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। एंड जो इसकी लंबाई है वो 35 से 45 किलोमीटर के बीच में है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 22 से लेकर 25 किलोमीटर के बीच में है। वृद्ध हिमालय की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सबसे जिस प्रजाति के लोग रहते हैं इन घाटियों में, वो भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं। ये खानाबदोश हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब नोमैड्स आप इन्हें बोल सकते हैं, आते जाते रहते हैं। ये ग्रीष्म जो ऋतु होती है, ऋतु में ये बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं जब ग्रीष्म ऋतु आती है, और शरद ऋतु में ये घाटियों में लौट जाते हैं।
और इसी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। ये आपको इस इलाके से परिचित करा रहा है कि जो हम हिमाचल हिमालय की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग भी हैं। ये मैं आपको जब नेक्स्ट चैप्टर्स रीड कराऊंगी तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कौन से 5 प्रयाग हैं यहाँ पर। क्या आप कुछ अन्य प्रयागों के नाम बता सकते हैं बेटा? ये हम सारा डिटेल में स्टडी करेंगे इन चैप्टर 3, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय यह हिमालय का सबसे छोटा पार्ट है। सिक्किम क्या है? हमारा एक छोटा सा स्टेट है, ठीक है। स्टेट कहाँ पर है? ये नेपाल और भूटान के बीच में है, बट इसकी अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके पश्चिम में क्या है? नेपाल हिमालय है और पूर्व में भूटान हिमालय है। यह एक छोटा परंतु हिमालय का महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और जो कंचनजंगा केटू की यदि बात करूँ तो उसकी चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिणी भाग में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल पाई जाती हैं। यहाँ की प्राकृतिक दिशाएँ कैसी हैं? मध्य ढाल गहरी जो आसम युक्त मिट्टी है यहाँ पर, और संपूर्ण वर्षा होना और मंद शीत ऋतु का फ़ायदा उठाकर अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय के बागान लगाए थे, ठीक है। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो चाय के बागानों के लिए सुलभ है, इसलिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने यहाँ पर चाय के बागानों की शुरुआत की थी। बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय की बागानों के लिए किया जाता है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाना जाता है। ये आपको 1 बाय 1 एक एक हिमालय के जो अलग अलग पार्ट्स किए गए हैं, जो मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उनकी विशेषताएं बता रहा है, ये आपको याद करनी है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल हिमालय की। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। दक्षिण पूर्व से कहाँ तक? उत्तर पूर्व से है। इस प्रदेश की मुख्य चोटियाँ कांगतू और नमचा बरवा शामिल हैं। मुख्य चोटियाँ कौन सी हैं? कामचू और नमचा बरवा है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण दिशा में तेजी से बहती हुई गहरे गोज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित हैं। नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्रा नदी एक गहरा गोज बनाती है, गर्त बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। कुछ यहाँ की नदियों के बारे में बताया है। ये 12 नदियाँ हैं और बहुत सारे वाटरफॉल जलप्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी काफ़ी है। अरुणाचल हिमालय की यह मुख्य विशेषता है कि यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ भी निवास करती हैं। वो जनजातियाँ कौन सी हैं? मोनपा, अबोर, मिस्सी, निशी और नागा हैं। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ क्या करती हैं? झूम खेती करती हैं। झूम खेती से भी आप वाकिफ़ होंगे। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती को स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। झूम खेती होती है जैसे कि मनुष्य जो है वो कुछ जहाँ पर वन है उन वनों को, उन जंगलों को साफ़ करता है, उन पेड़ों की कटाई कर देता है, जो घास झाड़ियाँ होती हैं उसे जलाकर राख कर देता है। उस राख का उपयोग वह किस लिए करता है? वहाँ की खाद के रूप में भी उसका प्रयोग करता है जिससे उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। वह वहाँ पर 2-3 साल तक खेती करता है, उसके बाद उस भूमि को परती छोड़ देता है और किसी अन्य जगह पर जाकर वनों की या जंगलों की ज़मीन को साफ करके वहाँ पर खेती करना शुरू कर देता है। तो जो एक जगह से स्लैश एंड बर्न भी इसको इसलिए ही बोला गया है क्योंकि यहाँ वनों को जलाया जाता है, ठीक है, और फिर उसकी राख का प्रयोग किया जाता है। और कुछ समय के बाद यह जो भूमि होती है इसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है वह कम हो जाती है, इसलिए वहाँ के आदमी इसको छोड़कर किसी अन्य जगह पर खेती करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद देखिए यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी है जिसका संरक्षण देशी समुदायों ने किया है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ पर विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है, इसलिए अरुणाचल असम सीमा का स्थित दुहार क्षेत्र से होकर यहाँ कारोबार किया जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं हिमालय की रेंजेस, ठीक है। ये आपको केटू शिखर दे रखा, ये सिक्किम का एरिया दे रखा, ये तीस्ता नदी के बारे में बता रखा, ठीक है। और ये हमारा बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। और यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया आ गया, नीचे ये नागालैंड का, फिर उसके बाद मणिपुर, देन आफ्टर मिज़ोरम और ये
त्रिपुरा। यहाँ पर यदि मैं श्रेणियों की बात करूँ, देखिए बेटा, ब्रह्मपुत्रा रिवर को चाइना में सांगपो के नाम से जाना जाता है, नामचा बरुआ से ये एंटर करते हुए। यहाँ हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश में आ गई, इसे यहाँ पर देहांग से जाना जाता है, और फिर ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से बांग्लादेश में जाके एंटर होके नीचे बे ऑफ बंगाल में चली गई। ठीक है, यहाँ पर जो मेघालय की यदि मैं बात करूँ, मेघालय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं वो कौन सी हैं, गारो, खासी और जयंतिया श्रेणी हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं ये, मेघालय में गारो, खासी और जयंती श्रेणियाँ। ये नागालैंड में पटकाई बूम, और यहाँ पर इन्हें नागा श्रेणी बोला जाता है, और मणिपुर में नागा श्रेणी, और नीचे में मिजोरम की बात करूँ तो इन्हें मिजो श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद देखिए, हम देखेंगे यहाँ से पूर्व पहाड़ियाँ और पर्वत। हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में पटकाई बूम, ये मैंने आपको बता दिया, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मिजो या लुसवाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। यह एक नीची पहाड़ियों का क्षेत्र है। यहाँ अनेक जनजातियाँ झूम तथा स्थानांतरित खेती करती हैं। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। बराक क्या है, मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है। एक लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर घाटी में स्थित, मणिपुर में स्थित है। यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। और मिजोरम, जिसे मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुलो व असंगठित चट्टानों से बना है। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की 2 नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की एक सहायक नदी है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, चिंदविन नदी है की सहायक नदियाँ हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें आप कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाया, उसमें से हम कुछ छोटे क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। ये आपको राइट डाउन करने हैं, साथ में आपको लर्न भी करने हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि हिमालय जो है, ठीक है, उसको उसकी भूख आकृतियों के आधार पर कितने उपखंडों में विभाजित किया है। तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि उसको 5 उपखंडों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है, 5 उपखंडों में विभाजित किया गया है। फिर उनके नाम भी आप बता सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन से नाम एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन यदि 5 मार्क्स में आ जाता है तो 5 मार्क्स में फिर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। कश्मीर का आपको बताना पड़ेगा कि जो कश्मीर उत्तर पश्चिमी हिमालय है उसकी लोकेशन क्या क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी सिटी हैं, कौन कौन सी रिवर हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो ये जो जातियाँ वगैरह जो भी हैं, वहाँ पर कौन से दर्रे वहाँ पर हैं, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय की बात करूँ तो देखिए, हिमाचल और उत्तरांचल आज ही मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप इसे बता सकते हैं जो इसकी लोकेशन है वो रावी नदी से लेकर कहाँ तक है, काली नदी तक है। ठीक है, और फिर जो ये कहता है जो इसकी मुख्य नदी तंत्र मतलब सिंधु और गंगा से प्रभावित है। और फिर उसके बाद जो इसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो सारी यहीं से निकलती हैं, जैसे कि रावी है, व्यास है, सतलज है। इन तीनों का उद्गम स्थान यहीं से है, क्योंकि जो झेलम है बेटा, झेलम का तो श्रीनगर से है, तो रावी, व्यास और सतलज इन तीनों का यहीं से है। आप यहाँ इस मैप से भी क्लियरली देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये व्यास नदी का तो इससे इधर की तरफ शिवालिक रेंजेस में आ जाता है। बाकी जो सतलज रिवर है उसका यहाँ से है। ये रावी का आपको दिखा रखा है, और ठीक है, ये आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। दूसरी बात, जब हम इसके वृद्ध हिमालय जो हिमालय है, हमने उसको 3 भागों में विभाजित किया, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंजेस में। जब मैं लघु हिमालय की बात करती हूँ तो इसे 2 नामों से जाना जाता है, धौलाधर से भी जाना जाता है और नागतिबा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, यदि मैं यहाँ बात करूँ तो कि जो हमारा
लघु हिमालय, 3 श्रेणियों में मैंने लघु हिमालय में जो पर्वतों की ऊंचाई है वह 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम कुछ दून भी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं वो शिवालिक रेंजेस और दून ही हैं। दून में सबसे महत्वपूर्ण देहरादून है, क्योंकि देहरादून की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, 35 से 45 किलोमीटर के बीच में है, और जो इसकी चौड़ाई है वह 22 से लेकर 25 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है, प्रजाति, वो कौन सी है? भोटिया है, ठीक है। ये खानाबदोश लोग होते हैं। और ये जो शरद की ऋतु आती है तो ये बुग्याल क्षेत्र में चले जाते हैं, सॉरी, गर्म ऋतु आती है तो ये बुग्याल में चले जाते हैं, और जब शरद ऋतु आती है तो ये पुनः अपनी घाटियों में लौट जाते हैं। इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय काफ़ी छोटा है, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह ज़्यादातर अपने एनवायरनमेंट, अपने जो इसका एटमॉस्फेयर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चाय के लिए, चाय के बागानों के लिए अनुकूलित है। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर चाय के बागानों की शुरुआत की थी। आज भी यहाँ पर काफ़ी चाय का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आप इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अरुणाचल की मैं बात करूँगी तो अरुणाचल में हमने ज़्यादातर उसकी लोकेशन के बारे में देखा था। फिर वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे कामेंग है, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग है, ये यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में बात की थी। कुछ यहाँ पर जनजातियाँ हैं जो प्रमुख रूप से हैं, जिनके बारे में मैंने नाम भी बताया था, मोनबा, अबोर, मिशमी और निशी और नागा हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर झूम खेती की जाती है। झूम खेती के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसे स्लैश एंड बर्न खेती कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्व पहाड़ियाँ और पर्वत, ये मैंने अलग अलग बता दिया था। इनको अलग अलग नामों से, पटकाई बूम नागालैंड में, और यहाँ यदि मणिपुर की बात करूँ तो वहाँ पर नागा श्रेणी, और नीचे मिजोरम की बात करूँ तो मेजो श्रेणी। यहाँ पे गारो श्रेणियाँ हैं। मेघालय में गारो, खासी और जयंती श्रेणियाँ हैं, ठीक है। ये सारा मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये आपको सारा का सारा लर्न होना चाहिए। ये एक सिंगल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया आपको?